old friend, veteran journalist and a congressman to the core, Nizamuddin Rain. Nizamuddin Rain साहब नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे। निजाम साहब आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। गांधी जी के ऊपर दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि देश में राजनीति जिस भी तरह की हो रही हो, चाहे हिंदुत्व की बहर बहे या कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जब यही लोग जाते हैं तो गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि गांधी के बगैर ये देश अधूरा है। और गांधी ने जो कुछ इस मुल्क में किया है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो सबक दिया इस देश को, वो कभी खत्म नहीं होगा। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, अब तो गांधी जी के पद चिन्हों पर थोड़े ही लोग बचे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर लोग जो है चले, यही सबसे बड़ी बात है। निजामुद्दीन राइन साहब, आप यहाँ पर एक ऐसे स्थिति आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी मेरा स्पिरिचुअल गुरु है। स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी से इंस्पायर हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और यहाँ पर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का कहना है कि प्यार और मोहब्बत से हम नफरत के राजनीति को मिटाएंगे। प्यार और मोहब्बत से ही नफरत के राजनीति को मिटा पाएंगे और नफरत तब मिटेगा। तो यहां पर एक पूरे देश देख रहे हैं कि दोनों महात्मा गांधी, बीजेपी भी महात्मा गांधी को आदर्श मान रहे हैं, कांग्रेस भी आदर्श मान रहे हैं। तो ये क्या लोग समझे निजामुद्दीन जी, आप सुनाई नहीं दे रहे। तो निजाम साहब, आपको आवाज आ रही है? Why does that always happen? I don't understand. We have a very we have a straight we have a very good connection. Now I just been told he might have got a call. Yes. He may have got a call. Maybe he should have kept his on the phone on either on the flight mode or something else. Yes, and he would have been all right. Now the point is, as you rightly said, everybody says we are following Gandhi. So who is following Gandhi really? Actually, I'll tell you what, everybody and nobody. Everyone and no one. आज की तारीख में जो भी गांधी जी का नाम ले रहा है, वो मुझे लग रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए नाम ले रहा है। No, but I remember in 2004-5 महात्मा गांधी, मोदी जी हमेशा बोले कि I am inspired by Mahatma Gandhi's spiritual leadership. तो the spiritual model of leadership. What is the cornerstone of Gandhi ji's philosophy? A, self-sufficiency, आत्मनिर्भरता, नंबर 1, और नंबर 2, the village as a unit. Because गरीबी जो गांव में है, जब तक वो खत्म नहीं होगी, तब तक भारत जो है आगे नहीं बढ़ सकता। Exactly. सीधी सादी बात है। तो which government has actually looked at it that way? तो निजाम साहब, तो निजाम जी आप जरा रिपीट करें। ये महात्मा गांधी जी का लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप, नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि मैं इंस्पायर्ड हो गया हूं महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल लीडरशिप से। बोले आई एम टोटली ब्लेस्ड टू सी द स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और जहां बीजेपी और मोदी वही कह रहे हैं और मोदी जी वही कह रहे हैं, यहां राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और कांग्रेस भी यही कह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत के राजनीति हमको महात्मा गांधी जी से सिखाए हम लोगों ने लीडरशिप। और प्यार और मोहब्बत ही नफरत को मिटा सकता है, नफरत को प्यार और मोहब्बत ही मिटा सकता है। तो देश पूरे देख रहे, हमारे नौजवान देख रहे कि महात्मा गांधी किसको फॉलो, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल फॉलो करे या राहुल गांधी जी का मॉडल फॉलो करे। निजामुद्दीन जी देखिए, राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो कह रहे हैं, वो राहुल गांधी जी, खड़गे जी, चूंकि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पूरे खानदान की हिस्ट्री इस देश के पास है। मोदी जी और मोदी मंडली जो है वो छलावा और देश को धोखा देने वाले लोग हैं। एक तरफ गांधी जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ गांधी की प्रतिमा पर गोली चलवाते हैं। एक तरफ गांधी जी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है गांधी के विचारों को मानते नहीं, गोडसे की पूजा करते हैं और गोडसे का मंदिर बनाते हैं और उनके फॉलोअर्स को प्रधानमंत्री स्वयं फॉलो करते हैं और दूसरे लोगों को भी उस काम पर लगाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है, ये मोदी मंडली के पास ही हो सकता है, आरएसएस के पास ही हो सकता है। या तो वो तय कर लें कि देश गांधी के
विचारों से चलेगा या गोडसे के विचारों से चलेगा। इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों से कहता हूं कि यह एक तरीके का बेहतरीन धोखा है जो मोदी जी देश को और विदेशों में गांधी के नाम से देते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर मोदी मंडली या मोदी की सरकार कहीं चल रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जन और इस देश में गांधी के चाहने वालों की तादाद है जो आज भी गांधी को इस देश का हीरो, इस देश का आदर्श मानती है। लेकिन निजाम साहब, गांधी जी का सबसे बड़ा जो आदर्श था वो ये था टू यूज द विलेज एज ए यूनिट, कि जब तक एक एक गांव में प्रगति नहीं होगी, गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता। तो भले वो आपकी सरकार हो या अभी मोदी जी की सरकार हो, एक एक गांव के ऊपर आज तक किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। वो कब होगा, निजाम साहब बताएं। देखिए सर, आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और उसको ग्राम पंचायतों तक लाया गया। ये उसी की देन थी कि महिला राज बिल पास किया गया। ये उसी की देन थी कि दलित सरपंच बना, उसी की देन थी कि आदिवासी सरपंच बना। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करके ग्रामीण भाग तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने करके ये साबित किया कि गांधी जी जो चाहते थे उनकी चीजों को ग्रामीण के उस भाग तक जहां संभव नहीं था लोगों का पहुंचने, वहां तक सत्ता कांग्रेस ने पहुंचाया। ये काम जो है पंचायती राज, अगर आपको याद हो, उसके एक मिनिस्ट्री उन्होंने अलग से बनाई और उसके बल पर जो है पूरे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज को पहुंचाया कि गांधी जी ये चाहते थे और वो सत्ता का आखिरी छोर जो है वो गरीब तक पहुंचा। निजामुद्दीन जी, आप जो रिपोर्ट कार्ड है गरीब कल्याण योजना के, आपका भी है। कर्नाटका मॉडल ब्यूटीफुल, हिमाचल प्रदेश मॉडल ब्यूटीफुल, पहले राजस्थान मॉडल भी बहुत सुपर्ब था। मगर मोदी जी जो रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हैं, बोले कि किसान सम्मान, पीएम किसान सम्मान, आयुष्मान, जो उज्ज्वला स्कीम है, स्वच्छ भारत, वो मोदी साहब खुद झाड़ू लेके अभी मंदिर साफ कर रहे हो, उससे पहले रास्ता साफ कर रहा था। हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना। तो गरीब कल्याण योजनाएं महात्मा गांधी जी, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी, आपका भी है कर्नाटका मॉडल, सफल मॉडल है, लोग क्या देखे महात्मा को कहां ढूंढे, महात्मा गांधी को कहां मिलेंगे? पहली बात तो मोदी जी अपना दिल साफ कर लें। वो जो है जो कहते हैं और जो होना चाहिए दोनों में डिफरेंसेस तय कर लें। रही बात ग्रामीण भाग में हमारी जहां सरकारें हैं, आप जाकर ईमानदारी से सर्वे करा लीजिए, आप मीडिया में हैं, आपको पता चल जाएगा कि सत्यता क्या है और कितना काम हुआ है। जहां तक मोदी जी की गारंटी का सवाल है, महिला जो हमारी उज्ज्वला योजना है, आज उसकी पोजीशन इतनी खराब है बजाज सर कि वो जो सिलेंडर इन्होंने दिया था उसको रखकर उसके ऊपर चूल्हा जलाया जा रहा है। लकड़ी का आज भी प्रयोग गांव में हो रहा है। ये एक धोखा है। 80 करोड़ लोगों को इस देश में इतना गरीब बनाया जा रहा है कि वो किसी काम के लिए नहीं रह जाएंगे। और देश की सरकार यही चाहती है कि जिन उद्योगपतियों की वो मदद कर रहे हैं उनके सामने कोई विरोध के लिए खड़ा ना हो, और इसीलिए गरीब को और गरीब बनाने की योजना है और अमीर को और अमीर बनाने की योजना हो रही है। इसलिए आज भी वक्त है कि देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहिए, हर हाथ में काम देना चाहिए, मेहनत से आना चाहिए। लेकिन ये भीख का कटोरा देकर जिस तरह का अपमान हो रहा है कि वो स्वयं आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्रिमंडल के साथी कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि 80 करोड़ लोग जो है इस देश में गरीबी रेखा के नीचे थे उसके और आगे पहुंच जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी जो हैं वो बजाय कुछ करने के और लोगों को गरीब गुर्बत की ओर ले जा रहे हैं। इससे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ दिखावा और छलावा होगा। जिस तरह से उन्होंने बैंकों में जनधन योजना के खाते खोले थे वो सब डूबा, वो पैसा बैंकों में से धीरे धीरे कट के खत्म हो रहा है। बैंकों की स्कीम है, अगर आपने पैसा बैंक में रखा और उस पर आपने वर्किंग नहीं किया तो थोड़े थोड़े करके वो पैसे कट जाएंगे। तो ये जो हालात बने हैं, ये मोदी जी को अच्छे से पता है कि ये गरीब को और बर्बाद करने के दिशा में काम हो रहा है। गारंटी योजना की जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं, कहीं भी अब तक 100% रिजल्ट ना उनके पास है
और गोदी मीडिया, भारत के तारीख में जो घटनाएं 22 तारीख को हुई हैं, मीडिया ने इस देश को शर्मसार किया है कि झूठ और फरेब के अलावा मीडिया ने इस देश के सामने कुछ भी नहीं परोसा है। आज देश की हालत क्या है वो आप देख रहे हैं। न्याय यात्रा में अभी में जो सामने आ रहा है जी, किस तरह से उनको हैरान करने की कोशिश है सरकारों की, लेकिन पूरे देश में एक तरह से लोगों में लहर है कि राहुल गांधी के पीछे दीवानावार लोग भाग रहे हैं। 1-2 लाख नहीं, कहीं कहीं तो 10-10 लाख लोग पहुंच रहे हैं। इससे बदलाव की आहट है और उसी घबराहट में मोदी जी की मंडली जिस तरह से काम कर रही है, हम लोग पूरे देश चाहता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी को टक्कर दे। पूरे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि 53 से आप 52 से 270 272 पहुंचना चाहिए, तभी एक थोड़ा संघर्ष होगा, आप कंट्रोल कर पाएंगे, एक अच्छा ऑपोजिशन या जो भी है आपको बनना या रूल करना मोदी जी को। तो ये कैसे होता? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपने कहा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल न्याय के लिए, न्याय का हक मिलने तक राहुल जी का संघर्ष चलेगा। मगर क्या आपको लग रहा है ये जो संघर्ष है ये इतना काफी है कि 53 से 272 प्लस हो जाए? बिकॉज लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं, ममता दीदी छोड़ के गए, नीतीश कुमार छोड़ के गए, केजरीवाल यहां वहां सब जगह है, पवार साहब किस तरफ है। तो कैसे करोगे? लोग उत्सुकता से सुनना चाहते हैं कि ये 53 से 272 कैसे पहुंचोगे आप, निजामुद्दीन जी? देखिए 272 तो क्या 300 भी हम क्रॉस करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने कल राहुल गांधी की रैली देखी हो तो रात के 12 बजे भी लाखों लोग स्टेडियम में उससे पहले मौजूद थे। बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है और शायद नीतीश का जाना कांग्रेस के लिए शुभ होगा, इंडिया के लिए शुभ होगा, और वही इंडिया जो है आपको दिखाई देगी। आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में नीतीश बाबू का क्या हश्र होता है। रही बात ममता जी का, ममता जी ने इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ा, वहां चुनाव की परिस्थिति बिल्कुल अलग तरह से है। अगर वो अकेले भी लड़ती हैं तो जो सीटें वो चुनकर आएंगी, क्योंकि वहां बीजेपी का सफाया है। हम वोटों के डिवीजन को नहीं चाहते, इसलिए हमारा जो गठबंधन इंडिया का है वो बेहतर तरीके से बंगाल में काम करेगा और पूरी ताकत के साथ वो आएंगे। रही बात केजरीवाल जी का, केजरीवाल जी को जिस तरह से सरकार परेशान कर रही है, उनके मंत्रियों को जेल भेज रही है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी है, बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। ये एक तरह से लोगों में दम देकर, डांट कर, धोखा देके, फ्रॉड करके उनको फंसाने की साजिश हो रही है, जिससे डर के लोग चुनाव में नहीं आए। ये सारे डर के बाद जीत की ताकत आएगी और आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लेकर 2024 के लोकसभा में आएगा। एक चेहरा प्रधानमंत्री का इस देश को मिलेगा जो भय मुक्त होगा, न्याय देने वाला होगा, जो देश की दशा और दिशा पर काम करेगा, जो देश की दुर्दशा से इस देश को निकालेगा। मोदी और उनकी गोदी मीडिया निजाम साहब, एक मिनट निजाम साहब, आज चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव था, मैंने देखा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, पूरी बात सुन लें सर, पूरी बात सुन लें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, 20 सीटें आपकी, 15 सीटें बीजेपी की, 1 सीट अकाली दल की, तो 16 उस तरफ, 20 इस तरफ। यह कहा जाता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जिसको मनोनीत किया गया, वो जनाब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में क्या इंडिया अलायंस इतना भी सक्षम नहीं था कि कोर्ट चले जाए और ये कहे कि भाई हमें कोई रिटायर्ड जज चाहिए? जो मांग अभी आपने करी है ना, वो मांग आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभी गए हैं कि इस इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए क्योंकि धांधली हुई है और वो वीडियो टेप पे कैद हुई है, किस तरीके से धांधली हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या इतने सक्षम भी लोग नहीं थे कि मेजॉरिटी होते हुए भी आप हार गए? सर हार नहीं गए, 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया जानबूझ के, दादागिरी करके।
सर केंद्रीय एजेंसियां इसी काम को कर रही हैं और 3 दिन पहले सारी देश की जनता ने इस बात को मीडिया के सामने रख दिया था कि वो मेयर के चुनाव में जिस तरह से वो बदमाशी करने वाले हैं, आपने देखा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं इनके लोग। 8 से ज्यादा नगर सेवकों के वोट इनवैलिड कर देना इस बात की दलील है कि वो लोकतंत्र चाहते ही नहीं। यानी चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से उन्होंने देश में अलग अलग राज्यों में तोड़ा, अब पंजाब में भी उन्होंने मेयर का चुनाव। शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि यानी छोटी सी छोटी चीजों पर भी अगर इस तरह की चीज होगी तो लोकतंत्र इस देश में जिंदा कैसे रहेगा, जिसकी वो कस्में खाते पूरी दुनिया में फिर रहे हैं कि हम गांधी के आदर्शों को मानते हैं। आज का उनका भाषण आपने सुना होगा। तो इससे ये लगता है कि बेईमानी की चरम जो है वो आखिरी स्थिति है कि जो चुनाव हुआ है ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या की गई और सबके सामने मौजूद जुडिशरी भी कुछ नहीं कर पा रही है जो कि उसे करना चाहिए। निजामुद्दीन जी, बीजेपी just one second. Can we have the footage of today's Chandigarh mayoral election, please? I mean, I've seen that Mr. Modi's footage and that India Alliance footage. It is so old that even I'm bored of seeing it. Can we stop showing that, please? I'd be grateful. जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। निजामुद्दीन जी, ये बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र के नाम पर आप राजतंत्र चलाते रहे हो आज तक। लोकतंत्र के नाम पर आप राजतंत्र चलाते रहे हो आजकल, और लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया। बीजेपी ने आज ही कहा कि कश्मीर से लेकर नीचे तक आप जाइए। कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली को रिजेक्ट कर दिया, पंजाब में बादल फैमिली को रिजेक्ट कर दिया, हरियाणा में हुड्डा फैमिली को रिजेक्ट कर दिया, यूपी में यादव मुलायम सिंह यादव फैमिली को रिजेक्ट कर दिया, बिहार लालू फैमिली को रिजेक्ट कर दिया, महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली, पवार फैमिली, और आखिरकार बोलते पूरे देश से गांधी फैमिली। तो ये आप कैसे, जो बीजेपी का चार्ज है आप पे कि आप लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र चलाते हो और लोगों ने रिजेक्ट किया, इसको कैसे आप नकार सकते हो? देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा अगर वो सीख लेंगे तो वो ये बात नहीं करेंगे। उन्होंने जिस डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल करके, जिस बेईमानी का इस्तेमाल करके लोगों को डिस्ट्रॉय किया है, आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की चलती हुई सरकार कोविड के जमाने में पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों में पहला स्थान उसको मिलता है। उसके बाद उनकी फैमिली में डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश हुई, उनके पार्टी को तोड़ा गया, उनके एमएलएस को ईडी की नोटिस भेजकर पहले उनको फंसाने की कोशिश हुई, फिर उसके बाद उनको उनके दल को तोड़कर एक अलग से बनाने की कोशिश हुई। तो ये इसे जनता, उसके बाद कोई चुनाव नहीं आया कि जिसमें उनको कोई जवाब मिलता। रही बात आपने कश्मीर की तो आपको पता है कि पूरी जिंदगी आरएसएस कश्मीर को लेकर ये कहती रही है कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे। मुफ्ती महबूबा का विरोध करने के बावजूद सरकार उस आतंकवादियों के साथ भी कश्मीर में सरकार बनाने गई जिसमें कई लोगों के ऊपर टेरर के मुकदमे थे, लेकिन महबूबा के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो नशा जो सरकार का है, यानी उन्हें सत्ता मिल जाए तो उनके लिए ये सब माने नहीं रखता। कोई लोकतंत्र नहीं होता, कोई आतंकवाद नहीं होता, कोई टेररिज्म नहीं होता अगर आराम से बीजेपी को सत्ता मिलती है। गोवा में उन्होंने क्या किया? लोकतंत्र की हत्या की। कर्नाटका में उन्होंने उससे पहले में क्या किया आपने देखा। मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया? जहां उनको ताकत, जैसे बंगाल में उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी ईडी का प्रयोग करने की, दौड़ा के लोगों ने मारा। वो दिन करीब आ रहा है जब देश की जनता सड़कों पर होगी और इनके इस बदमाशी का, जो लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं और दूसरे को धोखा देने की बात करके खुद उसका फायदा उठा रहे हैं, इनको सबक मिल जाएगी। और वो दिन बहुत करीब है, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद लोकसभा की रणभेरी में हम सभी एक साथ होंगे। निजाम साहब, हम लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे थे जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव थे। मिजोरम में थोड़ी बहुत सक्सेस मिली आपको, मतलब वहाँ दूसरी पार्टी जीती, लेकिन आप भी हैं उसमें। तेलंगाना में आप जीत गए, लेकिन बाकी 3 स्टेट आप हार गए, जबकि उम्मीद ये थी कि आप बहुत अच्छा करेंगे वहाँ पे। सर, हम हार नहीं गए। हम ये आज भी कहने को तैयार हैं कि वहां जिस तरह से बेईमानी मशीनों की हुई है वो आज नहीं तो कल जांच में आएगी। अगर आपने देखा हो तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने सारी चीजें लाइव करके दिखा दिया
और ये वही जगहों पर हो रहा है। आप खुद इस बात को सोचिए कि जब चुनाव हो जाता है 3 दिन के अंदर जिन राज्यों में काउंटिंग होती है वहां कांग्रेस चुनाव जीत कर आती है, 20 दिन के बाद जहां काउंटिंग होती है वहां बेईमानी के माध्यम से बीजेपी की सरकार बनवा दी जाती है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड है, पूरा देश देख रहा है। शायद अभी उनको इसकी भी सबक मिल जाएगी कि जनता इस बात को मान्य नहीं करेगी। जनता कह रही है, वो एफिडेविट कर रही है, गांव के गांव एफिडेविट कर रहे हैं कि हमने वोट डाला है। उसके बावजूद वोट का ना निकलना इस बात की दलील है कि मशीनों की मदद से आज गोदी मीडिया की पहले से प्लानिंग करके कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतनी जीत गए हैं, और कलेक्टर और उनके अधिकारी मिलकर जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये देश में लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के हित में भी नहीं है। और ये बेईमानी के माध्यम से तीनों जगह इन्होंने सरकार बनाई, वरना ये सब जगह तेलंगाना की हालत होती अगर 3 दिन में चुनाव की काउंटिंग हो गई होती। लेकिन लोकसभा में भी फिर अगर आपकी बात ठीक है तो लोकसभा में तो मतलब 400 सीटों से ज्यादा आएंगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, उस पर वर्किंग हो रही है। हम सभी कोर्ट जा रहे हैं, हम सभी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, हम उनसे चाहते हैं कि चुनाव हो और तत्काल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। आज चुनाव होता है तो 2 दिन में रिजल्ट दो, महीना भर बैलेट बॉक्सेस को रखने का क्या सेंस है? क्या देश में डिजिटलाइजेशन का दौर नहीं है? अगर सारी चीजें डिजिटल हैं तो फिर उसका रिजल्ट लाने में इतनी देरी क्यों? सिवाय इसके कि सिवाय बेईमानी के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं होगा। अगर धोखा देते हैं तो देश को धोखा दे रहे हैं। ना निजामुद्दीन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अमित शाह को लेटर लिखा, अमित शाह को लेटर लिख के कहा कि मणिपुर में आप क्या कर रहे हो, मणिपुर में आप क्या करो, आपका ध्यान कहाँ है, मणिपुर आप होम मिनिस्टर हो। और उन्होंने आगे जाके कहा कि हर घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एवरी आवर एक किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमन महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट अब बाय 32% बढ़ गया, 32% बढ़ गया, खड़गे साहब ने लिख के दिया। मगर बीजेपी का कहना है ये 10 साल में हमने पूरे देश को बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, बोले डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने ट्रांसफॉर्म किया इस पूरे देश को, हमने 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कर दिया है। डिजिटल रेवोल्यूशन जो आप कह रहे थे अभी, डिजिटल रेवोल्यूशन हमने किया है। हमने देखो इंटरनेशनल एरिना में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये सब गिनवा, तो रिपोर्ट कार्ड इंप्रेसिव है। मगर खड़गे साहब ने जो लिखा है ये सोचने वाली बात है। क्या 10 साल अन्याय काल, जो आप वो कांग्रेस का नारा है कि 10 साल अन्याय काल, ये सही है निजामुद्दीन जी? बिल्कुल सही है। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, इनके अपने सांसद रेप केसेस में फंसे हैं। इनके जो संघ, जिसका कुश्ती संघ था, उसका अध्यक्ष उसमें फंसा है। अभी आपने एक रेप केस बनारस का देखा कि प्रधानमंत्री उसे फॉलो करते हैं, वो ट्विटर पर उनका साथी है, वो बीजेपी के आईटी सेल का मेंबर है। और उसके अलावा किसान हत्या का तो मामला आप देख ही रहे हो कि आत्महत्या किस कदर बढ़ गया इन 5-7 सालों में, कि किसानों की जो दुर्दशा है वो आप सोच नहीं सकते। इन्होंने जो यूएसपी का जो मामला तय किया था वो अभी भी लागू नहीं हुआ। 1 पेंशन 1 रैंक का मामला आज भी लागू नहीं हुआ। एजुकेशन की ये हालत है कि गरीब का बच्चा अब स्कूल नहीं जा सकता अगर उसको सरकारी सब्सिडीज नहीं मिली और फ्री का एजुकेशन नहीं आया तो हायर स्कूलों में नहीं जा सकता। इन्होंने ऐसी पॉलिसीज लाई है। ये सिर्फ एक ढकोसला, एक दिखावा कर रहे हैं कि हमने देश में जो है 3 तलाक लाया। 3 तलाक एक धर्म का इशू है, उसका सामाजिक कोई सरोकार नहीं है, उससे रोजी रोटी का कोई मुद्दा है क्या? 3 तलाक के लाने नहीं लाने से मुसलमानों का डेवलपमेंट हुआ क्या? अगर 3 तलाक के विषय पर मोदी जी कहते हैं कि हमने उनको आजादी दी, तो कितनी मुस्लिम महिलाएं इस देश में अपनी सुरक्षा को लेकर आज फ्री हैं? कितनी मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने इस देश में रोजगार दिया? कितने मुस्लिम एजुकेशनिस्ट को उन्होंने देश में बढ़ावा दिया? कितने प्रतिशत मुसलमानों को इस देश में रिजर्वेशन दिया? छोटे छोटे मुद्दों पर भी आप उनसे सब छीन रहे हैं, उनके धार्मिक स्थल को तोड़ रहे हैं, आप उनके मंदिरों को बनाने और उसके लिए आप मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उनकी वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें खुलकर जब सामने आएंगी तो उनको शर्मिंदगी होगी। दिखावा करना, कानून बना देना, मीडिया में, मीडिया चूंकि उनकी है और बेईमानी की हद है मीडिया की कि उस बेईमानी में वो जिंदा मुर्दा कुछ भी दिखाते हैं और वो कह देते हैं साहब ये मोदी जी ने किया है। बाकी जब गड़बड़ होती है तो मोदी जी नहीं करते। आपने बिहार को लेकर
दो वीडियो आपने देखा होगा, 2-3 दिनों में वायरल हुई है। एक माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए मेरे दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। और वहीं पलटू राम जी का वीडियो आपने देखा होगा, जिन्होंने कहा था मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो जो देश के साथ इस तरह की झूठ और गद्दारी कर सकता है, वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं आप? निजामुद्दीन जी, मगर बात यह है कि आपने कहा कि दलित विरोधी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी रहा है। नेहरू जी के वक्त से आपने हमेशा दलित विरोधी काम किया है, चाहे वो अंबेडकर जी के खिलाफ आपने उनको लॉ मिनिस्टरशिप से निकाला, या हाल ही में बीजेपी ने कहा सैम पिट्रोडा के हमेशा दलित विरोधी बात करते हैं। जगजीवन राम को आप लोग ने इंसल्ट किया था, बीजेपी का कहना है। आपने जगजीवन राम एक बहुत बड़ा दलित लीडर था, मानते थे लोग उनको आपने अपमानित किया। अभी रामनाथ कोविंद जी को आपने अपमानित किया। तो आपने हमेशा, आपका एटीट्यूड जो है ना, असलियत में दलित विरोधी रहा है। तो यहां एक बहुत बड़ा फैक्टर है दलित विरोधी जो आरोप लगा है आप पे। सिर्फ कांग्रेस थी जिसने दलितों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया। आपने देखा होगा कि दलित राष्ट्रपति हमने बनाया, हमने पार्लियामेंट में अध्यक्ष दलित बनाया, हमने तमाम यूनियनों से लेकर तमाम जगहों पर सारे बड़े अधिकारी बनाए। हमने किसी दलित के सर पर पेशाब नहीं किया, हमने किसी आदिवासी की बहन बेटियों को रोड पर नंगा नहीं घुमाया, हमने किसी भी आदिवासी महिला को उसके साथ बलात्कार करके रोड पे इंदौर से लेकर उस शहर में घूमने के लिए नहीं छोड़ दिया। बातें करना और सही पिक्चर दिखाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो कुछ मिला इस देश में दलितों को वो कांग्रेस ने दिया, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से दिया, चाहे पार्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से दिया। जब चुनाव आया तो राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर खरगे जी को पसंद किया। उन्होंने जो है हमारे दूसरे जो साथी लड़ रहे थे, बहुत हाई फाई हमारे नेता थे, उनको नहीं बनाया, दलित को बनाया। तो ये बातें करना बीजेपी झूठ का एक पुलिंदा है। सुबह से शाम तक जहां से वो निकलते हैं, जहां डूबते हैं, वहां तक वो उनके माता पिता सारे झूठ बोलते हैं। चाहे वो आरएसएस वाले हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे बजरंग दल वाले हों, सिवाय झूठ के, नफरत के, डर के, और वो कोई काम नहीं करते हैं। इसके बावजूद जो आपने कहा, एक तो वो मूत्र वाली जो जो इंसिडेंट है किसी आदिवासी के ऊपर, एक भारतीय जनता पार्टी के शख्स ने जो कुछ किया, बहुत गंदी हरकत करी। उसके अलावा जो दलित महिलाओं के साथ जो हुआ, उसके अलावा मणिपुर में जो ट्राइबल महिलाओं के साथ हुआ, इसके बावजूद महिलाओं ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ऐसा कैसे? निजाम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बने। मैंने कहा कि जो आपने इंसिडेंट बताया कि एक आदिवासी के ऊपर जिस प्रकार किसी ने एक बड़ी घिनौनी हरकत करी, और उसके अलावा मणिपुर में ट्राइबल औरतों को नग्न अवस्था में फिराया गया, इंदौर की जो इंसिडेंट है वो भी आपने बताया, इसके बावजूद आदिवासियों ने और महिलाओं ने, सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया? सर वोट नहीं दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बेईमानी से बॉक्सेस सब हटाए गए। अगर 3 दिन में उन्हें चेंज करके दे। मुझे सर एक छोटी सी बात बताइए, जिस महिला के परिवार में बलात्कार होगा वो पापी को वोट देगा क्या? एक सिंपल सा सवाल है मेरा सर। ये धोखा है, धोखा सर। अब ये गौ माता की बात करते हैं, माता जी को लेकर पूरे देश में आंदोलन करते हैं, लोगों का घर जलाते हैं, लोगों को मॉब लिंचिंग में मार देते हैं। उसके बावजूद भी लाखों टन ये मीट विदेशों में भेज रहे हैं सर, ऑफिशियल लाइसेंस से भेज रहे हैं। सारे बड़े घराने जितने हैं वो सब इनके हैं, सबसे चंदा भी ले रहे हैं। कितना बड़ा विरोध हो रहा है, कितने इनके पार्टी के अंदर आज तक कौन से बीजेपी और आरएसएस के नेता ने इस पर आवाज उठाई? कोई नहीं उठाता, क्योंकि ये दोगले हैं और झूठे हैं। ये जो है बिल्कुल जिंदा मक्खी निकल रहे हैं और देश को दिखा रहे हैं, देखिए मैं धर्म का ठेकेदार हूं, मुझसे बड़ा कोई हिंदुत्व का पुजारी नहीं है और मैं ही हिंदुत्व का ठेकेदार हूं। अब तो धर्माचार्यों की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। अब तो स्वयं जो है 2 बड़े लोग जो है वो धर्म के महंत बड़े हो गए। अब तो धर्म भी वही तय करेंगे कि हिंदुत्व क्या था या हिंदुत्व की परिभाषा क्या थी।
वेद रीत इधर जितने थे वो सब बदल जाएंगे, अब तो नया शायद ये लेके आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, सॉरी सर, Yes. तो कहने का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, नाउ अंग्रेजी में बहुत कांग्रेस के लोग उसको बोल रहे हैं दिस इज राहुल रेवोल्यूशन, कि राहुल जी की क्रांति है ये। हर जगह पर लोगों की आंखें खोली जा रही हैं, लोग आंखें खोल रहे हैं, लोगों के सामने ये बात रखी जा रही है कि भैया राम मंदिर बना, इसका स्वागत है, हम सब लोग वहां दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन नौकरियों की भी तो बात करो, जेब में पैसे की भी तो बात करो, घर की भी तो बात करो। जी बताएं सर। मोदी एंड मंडली कभी इस देश में डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी, कभी नौकरियों की बात नहीं करेगी, कभी खाने की बात नहीं करेगी। वो लोगों को मंदिर के नाम पर धोखा देकर सारी चीजें कर रहे हैं। इस देश में मंदिर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि धर्म की किस तरह से अवहेलना करके उस मंदिर, अधूरे मंदिर का उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाया। आप देखिए कि जिस जगह के लिए उन्होंने इस देश में नफरत पैदा करके भावनाओं के ऊपर आस्था के नाम पर कोर्ट से डिसीजन करवाया, उसके बावजूद भी उस जगह पर उन्होंने नहीं बनाया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस देश का समझदार हिंदू भाई जो मेरा है इस देश में 100 करोड़ से ऊपर, वो भी सब समझने लगा है कि ये राजनीति की एक बड़ी दलाली है जिसमें देश को डुबोया जा रहा है। चंद लोग हैं जो पैसों के इस खेल में आगे हैं और वही मोहरा बनाकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके इस देश की इकोनॉमी को, इस देश के डेवलपमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सर। बेबाक बातें सुन करके बहुत मजा आता है। आप इसी तरह Thank you, बेबाक sir. रहें, बहादुर रहें, निडर रहें, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। नमस्कार। 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 Now the India Alliance says that we are very happy. As far as Mamata Banerjee is concerned, there is no problem. We'll fight just 2 seats in Bengal if need be. And in Uttar Pradesh, I think they'll come to the same conclusion. They'll work out something or the other with Mr. Akhilesh Yadav. So in effect, the only place where there is a proper working alliance is Maharashtra, nowhere else. Sir, I think in all the states wherever the Jagirdars have become very strong, they will never want to have an alliance with the Congress. So I think the best thing for Congress to do is post-poll alliance with these people if they want to. That is, if Congress really performs excellently in the remaining 300 seats that Mamata Banerjee says that you fight the 300 seats, leave these areas to us. Yes. We will consolidate our positions and we will help you in the 300 seats. And then, you could have a post-poll alliance with these. If you perform very well, if you come around 150 or But 200 that's seats. not a bad suggestion. Yes. Because what Mamata Banerjee is essentially suggesting is that we'll fight 243, you fight 300. That's it. Which is not bad at all. I mean, And everybody knows their positions. Mamata is restricted to West Bengal. Tamil Nadu, Stalin is restricted Akhilesh to Yadav is restricted to Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. That's it. And CPM only in Kerala. They are not in West Bengal also. Yes. So everybody knows their regions and they don't As far as want. the Congress is concerned, the Congress is everywhere. It's in Karnataka. Exactly. It's Exactly. in Telangana. It's in Andhra Pradesh. It's in Odisha. It's in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, and Maharashtra, and in fact also in Punjab, because it's going to be a fight between the Aam Aadmi Party and the Congress Party in Punjab, and even in Haryana, by the way, it's going to be a 3-way fight. Haryana will see a fight essentially between the BJP and the Congress Party, with perhaps the Aam Aadmi Party playing spoil sport in some areas. So is the case in Gujarat. Ji. So if the Congress leaves Delhi and Punjab for Aam Aadmi Party, I mean, that's only what they want. They'll consolidate their position and then you can have a post-poll alliance. But will the Congress agree to that? That is not. Why should the Congress leave Delhi and Punjab? Why should they leave anything? Yes. Let's be very clear. So that's exactly what I'm saying. You fight, you see where you stand, and then after the results come out, you cobble together a coalition. Yes, sir. But but as we have discussed over here so many times, the era of coalitions is over. I think the voter will go either this way or that way. And at the moment, I'm leaning totally towards the BJP. I think the BJP is coming back with at least 350 seats. The way they're working right now, it will be very, very difficult to stop that juggernaut. Maybe the India Alliance
partners will do well when the state assembly elections come in after the Lok Sabha elections. In any event, we'll talk about that. We'll talk some more about that. But at the moment,